अरे भैया, उत्तराखंड जनमंच लेकर आ गया है नया कार्यक्रम चौपालगिरी। शहर की भीड़ भाड़ से परे बसती है एक प्यारी सी दुनिया, जिसे कहते हैं हम प्यार से मेरा गांव। हरिद्वार विधानसभा हो या कहें पूरे उत्तराखंड विधानसभा की पोल खोलेगा मेरे गांव का प्यारा और मीठा सा बोल। हम लाए हैं खास कार्यक्रम चौपालगिरी, बने रहिए हमारे साथ। राम राम भाइयों, उत्तराखंड जनमंच के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम का नाम है चौपालगिरी। चौपाल इसलिए कि अगर भारत की राजनीति को जानना हो, समझना हो, तो आपको चौपालों पर जाकर ही समझना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति इन्हीं चौपालों से जन्म लेती है और विधानसभाओं और संसद तक की सीढ़ियां चढ़ती है। लेकिन यही गांव, यही चौपालें, यही गलियां कभी कभी अपने आप को ठगा महसूस करती हैं कि हमने जिसे अपनी आवाज़ उठाने के लिए भेजा उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे एक मित्र हैं, बड़े विद्वान हैं, वो कहते हैं कि ये जो राजनीति है, ये विधायक होना और सांसद होना, ये इस तरह है जैसे बेटी को ब्याह के विदा कर देना। 5 साल बाद लौट कर आते हैं और उसके बाद भी कुछ मांगने ही आते हैं। ये स्वभाव है यहाँ की राजनीति का। तो इसी स्वभाव को, इसी नब्ज को टटोलने के लिए आज हम आए हैं जिला हरिद्वार की खानपुर विधानसभा के गांव गाधारोना में। ऐतिहासिक गांव है, पुराना गांव है, बड़ा गांव है, लेकिन इसकी एक और खूबी है कि यहाँ बालाजी महाराज का मंदिर भी है। एक मंदिर राजस्थान में है और दूसरा मंदिर यहाँ गाधारोना गांव में है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है इस गांव के पूर्व प्रधान प्रेम जी। प्रेम जी से हम पहला सवाल प्रेम जी से ही करते हैं। प्रेम जी, करीब करीब 4 साल हो गए हैं सरकार बने हुए। इन 4 साल में आपके विधायक या सरकार की तरफ से आपके गांव में कोई बड़ा काम हुआ? कुछ नहीं हुआ। कोई भी बड़ा कार्य हमारे गांव में नहीं हुआ विधायक की ओर से। पंचायत घर के लिए बोल रहा था, पंचायत घर बनाओगे बारात के लिए, और जी स्कूल बनाने के लिए बोल रहा था, तब तो आगे पीछे फेर के दिखाया नहीं कुछ भी। अच्छा, विधायक जी से मिलना कितना मुश्किल है? आसान है कि मुश्किल है? बहुत कहाँ जा रहा है, दिखाई तो देता ही नहीं, पता ही नहीं कहाँ थी कहाँ नहीं। जब तक वोट नहीं मिलती तब तक तो चक्कर काटते गलियों के, उसके बाद वो दिखाई नहीं देते। अगर विधायक जी से कोई काम आपका हो तो फिर कैसे मिलोगे? कैसे मिलेंगे? घर बैठे रहेंगे। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? बस जी कुछ नहीं है, सफाई कोई सब व्यवस्था नहीं, अपने आप ही सकेड़ने पड़ रहे अपने घर के आगे दरवाजे को, गलियों में सरों में गारा मिलेगा। गांव की जो स्कूल की सरकारी स्कूल की जो पढ़ाई है, उससे आप संतुष्ट हो? जैसी पढ़ाई होती है कुछ भी नहीं है, जाकर घूमते फिर रहे, मास्टर चाय पी रहे, जाकर तो पता ही नहीं कहाँ से पढ़ रहे कहाँ नहीं। स्कूल में जाकर देख लो एक दफ़ा, क्या कि टीचर है स्कूल में, कितने बच्चे हैं, घेर पाओ या नहीं घेर पाते हैं, 1-2 मास्टर हम हो। सरकारी स्कूल में 6 क्लास चल रही, 6 क्लास में एक मैडम बैठी थी। वैसे तो 10वीं तक का स्कूल है वो, हाई स्कूल। हाई स्कूल है। हाँ, 10वीं तक का ही। लेकिन ये स्थिति है शिक्षा की कि वहाँ टीचर ही नहीं उपलब्ध है। टीचर नहीं, बच्चे इनके भाग्य फिर जहाँ सुबह से लेकर 4-3 बजे तक का टाइम है उनका, 10 साढ़े 10 11 बजे तक उसमें मैथ टीचर आ रहे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो होगा आपके यहाँ? है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टर बैठते हैं खूब? कभी आती कभी नहीं, और बड़ी बीमारी हो जाए कुछ? कभी आ जाते कभी नहीं आते, ना इनके पास कोई दवाई है। देखो, सरकार ये कहती है, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार है, मैं आपको बता दूं, वो ये कहती है कि उत्तराखंड की जो विकास दर है वो 6.61% है। मतलब मोटा मोटी से ऐसे समझ लो आप कि अगर इस साल एक आदमी समझिए 100 रुपए का काम कर रहा है तो अगले साल वो 107 रुपए तक का कर लेगा। ऐसा है, ऐसे इनके आंकड़े हैं। प्रति व्यक्ति आय जो है वो 2,46,000 के आसपास है। मतलब मोटा मोटी इसे देखो तो 20,000 रुपए महीना हर आदमी कमाता है। संतुष्ट है? ये आंकड़े सही है क्या? प्रति व्यक्ति आए 20,000, बड़ा ये तो कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ऐसा मुश्किल है, हमें लगता नहीं है। तो यहाँ के सब लोग तो खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। खेती बाड़ी मान लीजिए जो लोग फैक्ट्री में जा रहे हैं उनकी तनख्वाह कितनी होगी? 10-12 हज़ार रुपये 8 घंटे। तो
20,000 को आप कहाँ से? 20,000 मेरे कोई हाँ, लेकिन सरकार दावा कर रही है। सरकार के अपने दावे हैं, वो तो सरकारी नौकरी से ले लेंगे, वो डिवाइड कराएंगे ना, वो पूरे जो जितने रईस लोग हैं और जितने जिनकी तनख्वाह 1 लाख से प्लस है, उन्हें वो जिनकी 6,000 तनख्वाह उन सबको मिलाकर तब आंकड़े पेश करती है सरकार। सुबह सुबह बिजली भागती है, हाँ, 2 घंटे के। बहुत ज्यादा भागती है। और सरकार कहती है कि 100% गाँवों में विद्युतीकरण हमने कर दिया है और हम खूब बिजली सप्लाई भी कर रहे हैं। खाना खाने के टाइम पर तो बैठा दे रहे हो ये, बिजली के कट तो रहते हैं। इतनी विद्युत आ रही है, हाँ जी, खाना खाने के टाइम पर दे रहे हो बैठा हूँ और छापा मारते परेशान फिर करो रोज। और विधायक जी इसमें कुछ नहीं करते। कोई विधायक जी क्या करेंगे इसमें? विधायक जी कोई काम ही नहीं। परसों रात भी नाइट में 11 बजे थे बिजली लाइन्स। अच्छा, विजिलेंस की टीम, वो छापा मारना उसका काम है, बिजली चोरी ना हो। लेकिन बिजली आएगी तभी तो चोरी होगी। लाइट नहीं आ रही यहाँ से, लाइट नहीं आ रही है और छापा मारने के लाइट लिए भगा दो उस टाइम। लाइट भगा के छापा मारने आते हैं जी, फिर क्या मिलेगा उन्हें? अंधेरे में आ रहे, ये सरकार है। और चेक कर रहे। अरे सरकार कह रही है कि यहाँ उत्तराखंड में जो बेरोजगारी दर है वो 14% से घट के 10% आ गई है। सरकार ऐसा कह रही है कि बेरोजगारी दर घटी है। तो आपको लग रहा है कि बेरोजगारी दर घटी है? गांव में बेरोजगारी कम हुई होगी? नहीं। देखिए, सरकार के अपने एक फंडे हैं, हम सरकार के फंडों को पूरी तरह से नहीं इतना वो कर सकते, लेकिन जैसा सरकार आंकड़े पेश करती है ऐसा कुछ नहीं है। अभी आय की बात कर रहे थे, आय 10-10 हज़ार पर 8-8 हज़ार पर बच्चे हमारे इधर उधर नौकरी करते फिर रहे, और सरकार क्या 20,000, तो 20,000 तो बहुत दूर की बात, इन्हें 10-12 हज़ार का भी मानदेय नहीं मिल पाता। और सरकार इन बच्चों से जो फैक्ट्री वाले जो काम जो लिया जाता है केवल इस तरह से लिया जाता है जैसे घोड़े को तहा जा, अगर वो क्रेक भी सोता हुआ हो जाए तो उसे ब्लैक लिस्ट कर देंगे, हमारी ये फैक्ट्री ब्लैक लिस्ट कर देगी। 3-3 महीने तक उसे नौकरी मिलने की, उसके बच्चे कैसे बर्बाद हो रहे, ये आप लोगों को हम बता भी नहीं सकते उन लोगों की पीड़ा कितनी जबरदस्त है। आइए भंते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अभी अभी आए हैं। भंते एक पुराना शब्द है, पाली भाषा का है। श्रीमान जी के लिए पहले भंते इस्तेमाल करते थे, बताओ जी। कभी भगवान बुद्ध के टाइम का ये शब्द है। मैं आपको इस विधानसभा के बारे में और थोड़ा बहुत बता दूं कि फिलहाल इस विधानसभा में जो विधायक हैं, विधायक उमेश कुमार शर्मा जी है, निर्दलीय हैं। इससे पहले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन थे, वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे। उससे पहले जो यहाँ विधायक थे वो हरिदास जी थे। हरिदास जी बहुजन समाज पार्टी से विधायक थे। आप सब लोगों में नए लड़के भी हैं और पुराने भी हैं। आप लोगों ने नई राजनीति भी देखी है, पुरानी भी देखी होगी। और हरिदास से पहले हम उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, तो उत्तर प्रदेश के समय इस विधानसभा का नाम था लक्सर विधानसभा, है ना, लक्सर विधानसभा थी। पूरे जिले हरिद्वार में उस समय केवल 3 विधानसभाएं हुआ करती थी, आज 9 है। एक विधानसभा होती थी लक्सर जिसमें ये गांव है, दूसरी विधानसभा थी रुड़की और तीसरी विधानसभा थी हरिद्वार। तो पुराने कोई नेताओं के काम याद हैं आप लोगों को? प्रधान जी, आप तो बहुत पुराने समय से राजनीति कर रहे हैं। मेरे ख्याल तेजपाल पवार जी उस समय यहाँ के विधायक हुआ करते। मेरा मानना याद ये है आप लोगों को? मेरा मानना ये है कि जनपद हरिद्वार में अब 11 विधायक हैं और ये 11 भी उन 3 के बराबर कार्य नहीं करते थे। वे संपर्क में रहते थे, जनता के साथ लगे रहते थे। और हमने तो वो समय देखा जब यहाँ से तेजपाल पवार जी और हरिद्वार से मुनि जी और रुड़की से विकसित जी, और ये जो इनके पास चला गया वो कभी खल्ली नहीं आया। और आज इतने विधायक होने के बाद भी ये धर्म और जातियों में बट गए। आज विधायक ये कहते सुने हमने कि आपने तो वोट ही नहीं दी, तो जो इनकी परिपाटी है कार्य करने की वो पूरी तरह से खत्म है। और मैं तो मानता नहीं कि ज़्यादा विधायक बनाने से इन लोगों को फायदा हुआ, बल्कि और नुकसान हुआ। मतलब ये क्या बात हुई कि जी वोट नहीं दी? वोट नहीं दी का क्या मतलब? बन गया तो फिर सबका बन गया। ये लोग ऐसा नहीं कर पाते। अच्छा, हरिद्वार जिले की जो जनसंख्या है वो करीब 25 लाख है और सरकार कहती है कि वहाँ 11 हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है।
प्राइवेट तो सब है ही, प्राइवेटों का इलाज बहुत महंगा होता है, आप सब लोगों को पता ही है। तो अगर कोई बीमारी ऐसे रात को हो जाए, भगवान ना करे किसी को कुछ ऐसी समस्या हो जाए, कि नज़दीकी हॉस्पिटल कहाँ है आपका? नज़दीकी हॉस्पिटल हमारा रुड़की है, और रुड़की भी सिविल हॉस्पिटल में कोई, मैं तो मानता नहीं कोई यहाँ से जाता होगा, और ये लोग ज़्यादा करके प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटलों में ही जाते हैं, और वहाँ इधर उधर के धक्के खाने से बेहतर फिर इधर उधर जाते हैं। यहाँ कोई सुविधा चिकित्सा की तो है ही नहीं। सन 1947 में हमारा जब देश आज़ाद हुआ तब भी लंढोरा में एक स्कूल वो था हॉस्पिटल, और मैं मानता हूँ कि एक बार बहुत पुरानी बात है, मेरे बाबा जी के दोनों हाथ कट गए थे, सन 70 के लगभग की ये लगभग बात है, और उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। लंढोरा हॉस्पिटल ने ही वो कवर कर लिया था और ठीक कर दिए थे दोनों हाथ। और आज इतनी सुविधा होने के बावजूद भी एक उंगली की पर पट्टी कराने के लिए वो रेफर करते हैं कि आप एम्स में जाएं या देहरादून जाएं। ये कामचोर की तरह से कार्य हो रहा है, जिससे लोग बाग को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ भी धक्के ही खाने, वहाँ भी कोई पूछता, क्या कह रहे हैं एम्स में भी कोई नहीं पूछता, धक्के ही खाने हैं। जी? हाँ, वहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा है। वहाँ इतनी भीड़ है, आपको मैं आंख वाले के पास जाऊँगा तो मैं जो अगर बच्चे को दिखाना आना आपको, तो मैं उसका पर्चा बढ़ाऊँ, जागते के हॉस्पिटल का दिखानी है आपको आँख, तो आँख का नहीं पढ़ाते, मैं आंख वाले का नहीं भेजते, बच्चे वाले में भेज देंगे। एम्स में बाहरी लोग हैं। धक्के खा के भाग गया हूँ वहाँ तभी। देखिए, एम्स में तो उत्तराखंड का कोई भी मेरे विचार में बनने से कोई भला हुआ नहीं, और एम्स में 90% उत्तर प्रदेश के लोग इलाज करा रहे, और यहाँ के लोग तो वहाँ धक्के खा रहे, क्योंकि वे एक दिन पहले आकर पड़ जाएंगे। और जैसे अभी हमारे सम्मानित चाचा जी ने कहा कि वहाँ भी धक्के खाने पड़ रहे, तो ये वास्तविकता बात है कि वहाँ धक्के खाने किसी वैसे आदमी का कोई वो नहीं होता एडमिट मरीज, और बाहरी लोगों का ही वहाँ कब्जा हो चुका पूरी तरह से, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे मरीज हो, सब बाहरी लोग। और यहाँ का कोई ध्यान उत्तराखंड का, मुझे लगता है कि उत्तराखंड में कोई किसी को फायदा एम्स से नहीं हो रहा है। अच्छा, मेरे एक जवान दोस्त खड़े हैं, एक सवाल पूछना है मुझे। तो मेरे दोस्त पढ़ रहे हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? अब मैं सेकेंड ईयर कर रहा हूँ मैं। और आगे क्या करने का इरादा है? PhD करोगे? मानते हो सरकार में नौकरियां हैं? नौकरियाँ तो बहुत है, लेकिन हमारी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और जो ये घोटाले खुलते हैं हर रोज के, घोटाले तो बहुत हो रहे हैं। हाँ, पेपर लीक के मामले में बहुत सामने आ रहे हैं। तो इससे कभी कोफ्त नहीं होती, गुस्सा नहीं आता? बस क्या कहें, गुस्सा तो बहुत आता है। अच्छा, PhD कुछ जो कर है, नहीं सकते हम। PhD सबसे बड़ी पढ़ाई है हिंदुस्तान की, इससे ऊंची तो कोई पढ़ाई नहीं है। PhD करने के बाद भी बहुत सारे लोग अगर बेरोजगार घूमे, तो ये किसका फेलियर है? सरकार का मानते हैं ना? कुछ % सरकार के उसमें है, बाकी बच्चों के ऊपर निर्भर है। अगर आपको ये कहा जाए कि भाई इसी गांव में रहना है, बाहर नहीं जाना, तो रहोगे यहीं? इनकी सोच बता रही है, ये जो सोचने का अंदाज है ये बता रहा है कि इस गांव में रहकर मैं क्या करूंगा, क्योंकि रोजगार नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो लोकल फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बड़ी खबर सरकार फैलाती है, पूरा औद्योगिकरण हो गया है चारों तरफ, बहुत सारी नौकरियां जनरेट हो गई है, आप है ऐसी स्थिति है? हमारे यहाँ लोकल के आदमी तो ले भी नहीं है, सारे बाहर के आ रहे। जो लोकल फैक्ट्रियां वो लेती नहीं, ये लोकल क्यों ले रहे हैं? यहाँ से सब बाहर के, सब बाहर के आ रहे, देवबंद साइड के, इधर के भगवानपुर साग के तक के आ रहे। तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का लोकल आदमी को क्या फायदा हुआ? जमीनें चली गई जी, जो हमारे आसपास के गांव के लड़के हैं इन्हें बहुत कम ले रखे इसमें। बताओ जी, उनका जो तो माइक ये जो फैक्ट्री लगी हुई बाहर लड़कों को नहीं ले रही फैक्ट्रियाँ। अच्छा, ये लोकल वालों को तो ले ही नहीं रही, बाहर के सारे। आपका जो पुराना विधायक था वो अच्छा था, ये अच्छा है? पुराना विधायक अच्छा था। और अगर अभी चुनाव हो जाए तो क्या करोगे? अभी चुनाव पहला विधायक जीतेगा। हम अपनी पार्टी के साथ रहेंगे, चाहे किसी के साथ फूल हमारी वोट जाएगी इस गाँव की, जितने भी हम गोस्वामी लोग सारे। बिल्कुल सही भाई इसका ये है, जब कुंवर पन्नाव यहाँ से था, उसने इन लोगों को गुस्सा था
और गुस्सा भी मैं आप लोगों को बताऊं, हमारा इंटर तक का स्कूल बना दिया गया था सरकार द्वारा, और सचिवालय से मेरे पास लेटर भी आ गया था कि आपका इंटर कॉलेज कर दिया गया। उसके लेटर एक उन्होंने विभाग को भेज दिया और एक लेटर मुझे आ गया था। और यहाँ कोर पंडाओं ने आकर के कहा कि गादरौना में इंटर कॉलेज प्रधान की क्या औकात, और देखता हूँ ये कैसा बनता है, और इसने वो कटवा दिया था। और कोर पंडाओं ने जो विधानसभा में आकर के उसकी अपनी गलती मानी इन गाँव वालों के सामने, और हम चाहते हैं कि अब इससे उमेश से लाख दर्जे अच्छा कोर पंडाव हो, वो बोलता भी है, सब बात है, और ये केवल एक ही समुदाय के पीछे पड़ गया, ना कि जनता का एक लॉलीपॉप दे वो बच्चों को कि मैं तुम्हारा ऐसा करवा दूंगा। मैं समझता हूं कि कोई भी गांव का, किसी भी गांव का, किसी बच्चे का उसने उद्धार किया हो या कोई काम किया हो, सड़क बनाना ये कोई बड़ी काम नहीं होता है। मैं ग्राम प्रधान भी रहा हूं, ग्राम प्रधान का निधि आई, निधि आने के बाद मैंने सड़कें बना दी। ये सड़कें बनाना कोई गांव का विकास नहीं है। गांव में क्या मूल सुविधा है, विधानसभा का विधायक का कार्य है कि गांव में स्कूल का स्थापना हमें करना, इंटर कॉलेज हमें बनाना, डिग्री हमें बनाना, उन बच्चों को रोजगार कैसे प्राप्त हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह से उनका कोई अनुदान या किसी किस्म का कोई सहयोग या किसी को लोन ऐसा कराने के बाद कोई रोजगार खड़ा करे कोई बच्चा, ऐसा कोई उमेश की तरफ से अब तक नहीं हुआ। और आपके जो पुराने विधायक हैं उनके खिलाफ तो बड़े मुकदमे दर्ज होते हैं, बड़े बाहुबली माने जाते हैं। तो बाहुबली तो वो देखो राजा से कुछ ऐसे होते हैं कि राजा के घर पैदा हुआ, अब वो उसके अंदर वो है कि भाई मैं राजा हूं, तो बाहुबली तो है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं। और बाहुबली तो आपने देखा होगा कांग्रेस के टाइम में भी गोली चलाने के बाद में पटाखे बताए गए थे, हमारे टाइम में तो फिर भी बीजेपी में तो गोली बताओ हमें गोली लगी, नहीं तो पटाखे हो जाते दूसरे सरकारों में। तो कोई नया आदमी है आपकी नजरों में ऐसा जिसे आप विधायक चुनना चाहें? हमारे नजरों में तो कोई है नहीं जो नया विधायक बनाया जाए। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है। जो पुराने विधायक आपके रहे, देखो ईमानदारी से जवाब देना और सब देना, हाथ खड़ा करके। हाँ, जो पुराने विधायक आपके रहे उनकी एक खूबी बता दीजिए। मैं विधायक कुंवर पंडा सिंह में एक बात, अगर आपको किसी बात के लिए हाँ कर दी तो उसे कर रहेगा, उसे काम को करवा होगा। अच्छा, पुराने विधायक की एक बुराई बता दीजिए, एक कमी सबसे बड़ी आग वो जो है अपना ही चाक में ही कराए काम, और दूसरे को श्रेय नहीं देता। और एक उसके यहाँ से सबसे बड़ी बात यह है, जातिया गुज्जर होने के नाते अगर हम मिलने गए तो हमें मिलने नहीं दिया। वहाँ 5-7 मस्टंडे खड़े गुज्जर पहले ही गेट पर। इसमें सुधार की गुंजाइश है? सुधार की गुंजाइश इसमें होनी चाहिए, अगर इसमें सुधार हो तो आदमी बहुत बढ़िया। अच्छा, ये पुराने विधायक की हो गई। वर्तमान विधायक के बारे में, वर्तमान विधायक की बस एक खूबी बता दीजिए, एक खूबी। हाँ, खूबी बता रहा जी। अब उसे काम करो, 2 बार फोन करो तो फिर वो कहे मुझे बार फोन ना करो। ये मेरी अजमाई हुई बात है, मैं अपनी निजी कह रहा। जी। हाँ। अच्छा, एक बुराई बता दीजिए। ये बुराई बताई तो उनकी, और क्या है? तो अच्छा ही बता दीजिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा, मेरी बात सुनो। कोई अच्छा ही, वो कहते हैं कि उसने आकर सबसे पहले दस्तक दी थी प्रेम के यहाँ से। हाँ, नहीं वो ठीक है, सुनो तो। जी। हम पार्टी के आदमी जब से हम पैदा हुए और 21 साल की उम्र हुई थी हमारी जब से हमने वोट डालना बीजेपी को शुरू कर रहा। पहले तो यह कर दिया हुआ क्या कोई करो, दीपक जनसंघ। हाँ, दीपक का निशान था जी। जब दीपक का निशान था, जब से सबसे पहले बस्ता था मैं उसका, और सबसे पहले वोट डाल ली थी। और जब से वोट डालते आ रहे, अब उमेश को दिया था वोट, उम्मीद में। हाँ, उम्मीद में। और वोट नहीं दिया, 15 दिन गाड़ी लेकर उसके प्रचार कराया खूब हर गांव में, कोई गांव नहीं छोड़ा इसमें गए नहीं। और उम्मीद के नाम पे। और मेरा एक काम था छोटा सा जी। अब मैंने नया ट्यूबवेल लगाया था तो मुझे बिजली का कनेक्शन चाहा था जी। यही जो था वो मुझे रोज कह रहा तेरे कागज भेज दिए। मैं कहा जी कहाँ भेज दिए? अब तेरे कागज आगे भेज दिए। मैं किस जगह भेज दिए मुझे तो बता दो। तुम बताओ इन तक कहाँ भेज दिए? काम नहीं करना चाह रहा था। जी। तो जी मैं उसे एक रोज फोन करा उमेश को,
फ़ोन करने के बाद उसने मुझे कहा आप एसडीओ के पास चले जाओ और जा कह दे मुझे मैं इसने भेजा। तो दिमाग में तो मेरे जीवी आया कि भाई ये काम करना नहीं चाहता, क्योंकि कोई मुझे यूँ कहा कि मैं आपके पास भेज दिया तो वो बात गलत है। वो कहता भाई मैं एसडीओ को फ़ोन कर दिया, तुम चले जाओ, तुम्हारा नाम लेकर फ़ोन कर दिया, जब तुम्हारा काम करेगा वो। तो बात दूसरी थी जी। फिर जाता भी अच्छा लगता। तो गया तो वहाँ मौके पर एसडीओ नहीं था, मैं हट कर फिर फ़ोन कर दिया। तो ये तो आपने उनकी कमी सुनो बता दी। सुनो बताओ तो जी। सुन तो लो। तो है मैं वो ना अच्छाई में वो कह रहा है कि अच्छी मैं तो- अच्छाई मैं तो बताऊंगा, हर साल बुराई भी इतनी बता इतनी रहा। लड़कियों की शादियां कराता हूँ। अच्छाई गरीब बताऊंगा, कन्याओं- बुराई भी बता रहा। सुन तो लो, जी। पूरी बात सुनो। तो मैं दोबारा फ़ोन कर दिया तो उसने मुझे कहा जी भाई साहब बार बार फ़ोन ना करो। मैं कहा जी फ़ोन ना काटियो। उनने फ़ोन नहीं काटा। मैं कहा आज के बाद मैं आपको फ़ोन नहीं करने का, ये मेरा वादा है। देखो सच बात तो यार उमेश विधायक की कोई खूबी नहीं है यार ऐसा नहीं कह सकते वो आप। एक वो कह रहे पहले हैं एक मिनट पहले एक कि मिनट सुनो वो कह रहे हैं कि मैं तो पहले इतनी लड़कियों के देखो- विवाह कराता देखो हूं। देखो मैं तो इतनी शादियां कराता हूं। देखो एक और चीज- इतने मैंने विकास कार्य करा दिए, शादी वो में गिना के हैं देखिए आपने। देखिए मैं उसकी शादी में भी गया। सुनो अगर देखो उसने मुझे नोटा दिया तो मैं उसके यहाँ गया, 500 रुपये से कम करना दान नहीं दे गया। हैं? उसने शादी करने में क्या टूटा। क्या कह रहे आप? मैं गया, जी शादी में। हाँ उसने मुझे कार्ड भेज दिया। हाँ जी सबसे शुरू में अक्सर शादी करी उसने 5। जी। मैं गया, भाई बुलाया विधायक में, भाई चलो हो कहूँ, हाँ मिल के आया खूब अच्छी तरह, और मुझे भाई फेस भी खूब अच्छी तरह जाना हूँ। जी। ऐसा नहीं है कि मैं जानता नहीं। हाँ तो जी मैं गया हाँ तो कन्यादान में 500 रुपये दे के आया। हाँ जी। हाँ जी। तो मतलब चंदा इकट्ठा करके वो ब्याह कर देते हैं, उसके बाद अपना कर देते हैं कि भाई हमने। हाँ प्रधान जी आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था जिस प्रकार आप बता रहे कि कोई खूबी बताओ, खूबी तो मुझे लगता नहीं, जैसे अभी बताया कि शादी कर रहे, शादी उसका एक फाउंडेशन भी है, लोगों से चंदा ले, अभी बड़े बड़े लोगों से क्या पता कितना चंदा लेता होगा। और जिस प्रकार वो ये कहे ना कि कहीं से 1 रुपया भी अगर कमीशन ले रहे हो तो मैं कमीशन का तो पता नहीं कोई दे रहा कि नहीं दे रहा, लेकिन सड़क उसकी सब रेते में बन रही, तब कोई कच्चा माल कर करके सड़क नहीं बनाई जा रही, खोले का रेत गेर का उसके ऊपर ईंट बिछाकर वो बनती है। और मैं मानता हूँ वो 50% ले रहा होगा, कोई तो कहा 20% विधायक, मैं मानता हूँ कि वो 50% ले रहा होगा पक्का। उत्तराखंड में 5 करोड़ रुपया विधायक को मिलता है हर साल खर्च करने के लिए, और जो सरकारी आंकड़े हैं उनके हिसाब से है करीब 61% ही खर्च करते हैं विधायक, इससे ज्यादा खर्च नहीं करते, बाकी 40 खर्च ही नहीं करते, वो वापस हो जाता है। नहीं वो इसलिए नहीं कर पाते ना कि वो ठेकेदार देने वाले नहीं मिलते, कुछ देने वाले ठेकेदार हो, कुछ ना देने वाले हो, जो ना देने वाले हो उन्हें काम नहीं मिलता, जो 50% पर काम करने वाले हो उन्हें दे दो। आजकल क्या रेट चल रहा होगा कमीशन का? मेरे विचार में तो 50% चल रहा होगा, 50%। अगर मैं ऑन कैमरे में बोल रहा हूँ, गाधा लंडोरे बालाजी पुलिया सर गाधा रोने तक की सड़क उमेश ने बनाई, और किस स्तर से बनाई उसे ईंट उखाड़ करके आज भी जुगी तू देख लो, उसका पता चल जाएगा कितना ईमानदार और कितना वो। चलो ये तो सारी बुराइयां हो गई, अब एक खूबी बता दीजिए। कुछ तो होगी खूबी कल वो आपके गांव में, आप लोग कह रहे हैं हमारे गांव में नहीं आए लौट के 4 साल में, लेकिन कल आपके गांव में आए, क्रिकेट मैच का उद्घाटन करके गए, वो आज के अखबार में खबर है। नहीं सुनो, अरे वो क्रिकेट मैच का उद्घाटन करके गए, वहाँ किसने बुलाया? में ही लोग हैं, 2-4 लोग। वो तो ऐसा होगा जैसा एक बार कुंवर पंडाव ने एक बात कही थी कि रजिया गुंडों में फंस गई। तो मैं पूरी तरह से बता रहा, पिछली बार या ऑन कैमरे बता रहा हूँ, गाधार होने में जब उमेश शुरू में आया तो वो इसी स्थान पर के बैठ करके उसने बात करी, इन्हीं लोगों से बात करी। कुंवर पंडाव से हम पूरी तरह से नाराज थे क्योंकि हमारा इंटर कॉलेज काट रखा था। इसने कहा कि मैं तुम्हारा इंटर कॉलेज बनाऊंगा, हमने कहा भाई तो इतनी वोट उसे यहाँ से मिली सर, 1300-1350 या 1400 वोट यहाँ से उसे प्राप्त हुई, इन्हीं लोगों की, हमारे सब लोग। एक बात बताइए, आप कह रहे इंटर कॉलेज बहुत देर हो गई,
कई 2 विधायकों ने कहा इंटर कॉलेज बनवाएंगे। जब शिक्षा का स्तर ही इस गांव में ठीक नहीं है, जो अभी सरकारी विद्यालय, तो इंटर कॉलेज हो जाएगा तो भी क्या होगा? उसका ये है कि देखो बात सुनो, उसके 2 कारण हैं। इंटर कॉलेज हमारे गांव में हो गया, हो सकता है कि अच्छा हम अपनी एक कमेटी बनावा गांव में, प्रधान के द्वारा कोई कमेटी बना। स्कूल में जब मैं ग्राम प्रधान था, मैं जाकर हर 8वें दिन या 10वें दिन या महीने में जैसे कोई मुझे शिकायत देता, मैं स्कूल में जांच भी करूँ था कि टीचर आ रहे या नहीं आ रहे। ये सब चीज़ों का समय हम गाँव वालों पर, अगर मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार ये कह दें कि भाई पढ़ाई नहीं हो रही, मैं नहीं मानता इसमें कहाँ तक सच और कहाँ तक झूठ। हमें भी उसके प्रति हमें अपने आप भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि स्कूल में टीचर आ रहे हैं नहीं आ रहे, हमारे बच्चे फिर रहे हैं नहीं फिर रहे, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का भी सहयोग होना चाहिए, क्योंकि एक जैसा अभी कह दिया आपने, एक बात कह दी कि जब आपके यहाँ से शिक्षा का स्तर ही बहुत नीचा, तो इंटर कॉलेज का क्या करोगे? वास्तविकता बात सही है, हम खुद इसमें आगे आना चाहिए हमें, और हमें देखना चाहिए कि कौन टीचर आ रहा, कौन नहीं आ रहा और क्या होना चाहिए। लेकिन मैं सरकार से, आपके मंच के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूँगा सरकार से कि 5 साल में जब सरकार ही बदल जा, तो कम से कम 15 साल का मास्टर तो स्कूल में भेजना चाहिए, क्योंकि वो फिर पढ़ाता ही नहीं। उसके संबंध इतने जबरदस्त हो जाएगा वालों से, क्यों वो उसे कोई कह नहीं सकता और वो पढ़ाता नहीं बच्चों को। तो कम से कम 3 साल का सरकार का रोल है, कम से कम 5 साल में तो उसे उठा ही लेना चाहिए उस जगह से। तो बस अब आप लोगों से एक आखिरी सवाल कि आप अगले चुनाव में पार्टी चुनेंगे या चेहरा चुनेंगे? प्रधान जी, आपका क्या ख्याल? देखिए, पार्टी ही चुनी जाएगी, चेहरा तो चुना ही जाएगा, क्योंकि आज की उसमें आपने देखा होगा उत्तराखंड में 2 ही पार्टी हैं, कांग्रेस और बीजेपी। और बीजेपी के आज भी थोड़ा सा जो कार्यकर्ता है वो बने हुए हैं, और कांग्रेस का तो कोई जनाधार ही नहीं रहा। रही बात आपका चेहरा चुनना, इस बार आपको बीजेपी की तरफ से बहुत बढ़िया चेहरा होगा, और मैं मानता हूं कि ये लोग बीजेपी को ही चुनेंगे। और बीजेपी का जहां तक का कांग्रेस और बीजेपी का सवाल है कि हम ये बताना चाह रहे हैं हम बीजेपी क्यों चुनेंगे, क्योंकि चेहरा तो बाद की बात है, लेकिन बीजेपी क्यों चुनेंगे? बीजेपी का 370 हटा दी, जहां आज तक कोई नहीं जा सका था वहां आज वो हो रहा। राम मंदिर का बहुत दिनों से 1857 से उसका केस लड़े रहे थे, और आज तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया, वो बीजेपी ने हल करा। तो ऐसे, और राष्ट्र के प्रति जो भी सरकार काम करेगी, हम लोग तो उन लोगों को चुनेंगे। आपने 2002 का चुनाव याद होगा, सब लोग कह रहे थे कि अंतरिम सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी, कांग्रेस का जनाधार भी नहीं था, जैसे अभी प्रधान जी कह रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट खुला तो कांग्रेस की सरकार आ गई, नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बन गए थे उत्तराखंड के। कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं हो जाएगी? देखिए, ये तो जनता के ऊपर बात है, अपना अपना मत होता है, अपना अपना अधिकार होता है, आदमी कहाँ कहाँ वो दे। लेकिन उसमें ये जनता है, जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या छोड़ रहे थे, तो जब वापसी आए जीतने के बाद में, तो भगवान रामचंद्र जी जैसे को नहीं छोड़ा, तो बीजेपी तो क्या है, इन्होंने प्याज के रेट पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, ऐसे महान पुरुष की सरकार गिरा दी थी। और इन लोगों को अभी मैं जब ग्राम प्रधान था, एक मैं छोटी सी बात उदाहरण देकर आपको बताता हूँ। तो हमने एक सड़क बना रहे थे, तो उसने कहा कि मामा जी यहाँ तो आपका कुछ माल सही नहीं लग रहा। मैंने कहा बेटे तू, तेरी जिम्मेदारी, और हम 6-1 का माल देकर के सड़क बनवा रहे, और आपकी जिम्मेदारी आ कि आप 6-1 का ही माल डलवाओ, आप यहाँ से रहें। उसने ठेकेदार से बात कर ली, ठेकेदार ने कहा तुझे क्या कहा प्रधान जी ने? मुझे तो 300 रुपये रोज कहा, केवल ये देखने के 6-1 का मसाला गिर रहे कि नहीं गिर रहे। उसने कहा प्रधान जी को तो छोड़, तू मैं 500 दे रहा, 300 चले 500 में मैं जिस तरह बनाऊँ अपना बना लेने दे। तो हमारा तो ये है कि इन लोगों का ये है कि झूठ बराबर तप नहीं, सत्य बराबर पाप, छाप से के तो रात दिन नोट दर छाप। इन कुछ ऐसे लोगों का कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा, इन लोगों की मानसिकता ऐसी बनेगी। ये हमारी अपनी मानसिकता है कि हम देश और राष्ट्र की, पहले देश और राष्ट्र और फिर पार्टी। और रही बात चेहरे की, जो भी चेहरा होगा उसे देखा जाएगा, परखा जाएगा और फिर उसका निर्णय लिया जाएगा। बहुत धन्यवाद प्रधान जी। तो ये थी गांव की नब्ज, चौपालगिरी पर जो नब्ज हमने पकड़ने की कोशिश की है कि अंडर करंट क्या चल रहा है,
लोगों के मन में क्या है, दर्द भी है, दुख भी है, थका हुआ महसूस भी करते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत काम भी हुआ होगा, होता ही है। लेकिन स्थिति क्या है इस चौपालगिरी कार्यक्रम के माध्यम से आप भी समझ गए होंगे। इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।